Hello and welcome to Achiever Sahib, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 002 इजी नोट्स की हेल्प से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उसके लास्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 6th पार्ट पर हम आ चुके हैं। MPC 002 का आप ये 6th वीडियो देख रहे हैं और आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम MPC 002 के बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, सी सेक्शन में और बी सेक्शन में पूछे जाने वाले टॉपिक ज्यादा हैं। एक दो टॉपिक हैं ओल्ड एज पर और फैमिली लाइफ साइकिल है जो 10 में भी आने के चांसेस रहते हैं, तो इन्हें हम कवर करेंगे। कुल मिला के मिसलेनियस रहेगा, सभी सेक्शंस एक तरीके से नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे कि आपको कवर करने हैं। तो आज के वीडियो की हम क्विकली शुरुआत करते हैं। इजी नोट्स तो आपके पास होंगे ही, अगर आपने परचेज नहीं किए हैं अभी तक तो आप हमारे चैनल पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देखेंगे तो सारा आपको डेटा मिलेगा कैसे परचेज करना है। ये नोट्स आप इजीली ले सकते हैं और एग्जामिनेशन में लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए नोट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा अगर आप साल भर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इनकी हेल्प से अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, और अगर पूरे साल पढ़ रहे थे तो भी आपकी लास्ट मिनट की रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी नोट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास शुरू करते हैं। 24 से लेके 30 तक हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जितने भी इसमें है 29 30। आइए शुरुआत करते हैं फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोच की, जो कि अडल्टहुड की ड्यूरेशन में देखने को मिलती है। ये सिंपल सी साइकिल है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस के अक्रॉस लोग आते हैं फैमिली लाइफ को फॉलो करते हुए, यानी पेरेंट्स बनने के बाद धीरे धीरे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर लेने के बाद फैमिली लाइफ साइकिल को वो किस तरह से फॉलो करते हैं लोग। ये हमें एक प्रोवाइड कराती है, इनसाइट प्रोवाइड कराती है अप्रोच कि किस तरीके से फैमिली इवॉल्व होती हैं और कैसे अडल्ट्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं उनके रिलेशनशिप में आने वाले चेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आने वाले चेंजेस को, या फिर उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ जो कि ओवर टाइम होती है। इस जो फैमिली लाइफ साइकिल है इसकी कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है इंडिपेंडेंस स्टेज, जिसमें सिंगल अडल्टहुड देखने को मिलता है। इसका जो फोकस होता है वो पर्सनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने पर रहता है, इंडिपेंडेंस गेन करने पर रहता है फ्रॉम द फैमिली ऑफ ओरिजिन एंड बिल्डिंग करियर एंड सोशल कनेक्शंस। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये टाइम कौन सा होगा, ये टाइम है सिंगल अडल्टहुड, मतलब पर्सन जो होते हैं बॉयज या गर्ल्स दोनों ही उस बिगिनिंग में होते हैं, अडल्टहुड की बिगिनिंग में होते हैं, जहां पर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंगल होते हैं, अभी फैमिली में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट दे हैव अ डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। ओके, यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से रहने के लिए जो भी लर्निंग है, जो भी एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर पाना, ग्रैस्प कर पाना, फाइनेंसेस को मैनेज कर पाना, और लाइफ के और करियर और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग कर पाना। तो कुल मिलाकर ये जो एज होती है वो 21 के अराउंड स्टार्ट होती है। अगर आपकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है तो स्टडीज कंप्लीट होने के बाद से आप इसे काउंट कर सकते हैं। 23 24 आजकल तो इतना 8 तक बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं, तो 23 24 के बाद से एज स्टार्ट होती है और ये तब तक चलता है ये फेज सिंगल अडल्टहुड जब तक आप सिंगल रहते हैं, मतलब आपकी मैरिज नहीं हो जाती है, आप एक फैमिली में रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं आ जाते। ऐसे तो लोग आजकल सिंगल कोई रहते नहीं है, सभी के कोई ना कोई रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स की फॉर्म में हो चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, लेकिन वो काउंट सिंगल में ही होंगे क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली अप्रोच के अंदर बात कर रहे हैं। तो सिंगल वो तब तक रहेंगे जब तक वो एक सोशल वे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते हैं। ओके, इसमें की टास्क जो रहते हैं वो सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल इंडिपेंडेंस, फॉर्मिंग अडल्ट रिलेशनशिप एंड एक्सप्लोरिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। ये वो फेज होता है जब पर्सन अपने लिए डिफरेंट पार्टनर्स को चूज करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, तो ये वो फेज होता है। अब इंडिपेंडेंट स्टेजेस के बाद आती है कपलिंग स्टेज। कपलिंग स्टेज से आपको समझ में आ रहा है कि मैरिज हो जाती है या फिर पार्टनरशिप हो जाती है। पार्टनरशिप बिजनेस की बात नहीं हो रही है, पार्टनरशिप की ही बात हो रही है, जो कि प्रॉपर हमारा कपल्स के रिगार्डिंग है। यहाँ पे फोकस किस चीज पे होता है, कमिटेड रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, हाउस होल्ड स्टैब्लिश हो जाए, और जो भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पार्टनर के साथ वो आपस में डिस्कस हो जाएं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पर यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं कि अपनी लाइफ को एज अ कपल एडजस्ट करना एक काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इंडिविजुअली तो हम अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जब किसी और का इंटरफेरेंस होता है या कहीं एडिशन हो जाता है तो एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, और वहां पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं, होते ही हैं, इनफैक्ट हो कह सकते हैं होते ही होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना भी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि उन कॉन्फ्लिक्ट से हम एक दूसरे से अलग होने की बात करें, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करते हुए आगे बढ़ना होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करने साथ में जरूरी होते हैं। की टास्क की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म करना जरूरी है, एक दूसरे की नीड्स के हिसाब से बैलेंस करना जरूरी है। फैमिली जो है वो अगर जॉइंट है तो उसके हिसाब से जो फाइनेंसेस हैं उनको अरेंजमेंट करना, लिविंग अरेंजमेंट करना और लाइफ के गोल्स को सेट करना, ये सब चीजें इस वाले फेज में आती है।
फिर आता है पेरेंटहुड। पेरेंटहुड में क्या होता है, फैमिली जो है थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है, यानी अब एज अ कपल से अब आप एज अ पेरेंट बन जाते हैं। और पेरेंटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जो कि पेरेंटिंग की डिमांड्स होती हैं, बच्चे को नर्चर करना, उसकी केयर करना, उस फैमिली और वर्क लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करना, ये सारे यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। और फोकस की बात करें तो पेरेंटहुड पे ही फोकस रहता है, बच्चों को बड़ा करने पे फोकस रहता है। उनके लिए एक नई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पे कपल्स के ऊपर। टास्क में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पेरेंट बन जाते हैं तो पेरेंट्स रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे, चाहे वो इमोशनल फिजिकल वेलबींग हो उनके बच्चों की, या उनको स्कूल भेजने का काम हो, या उनकी अच्छी एजुकेशन पे ध्यान देना हो, ये सारी चीजें इस फेज में आ जाती हैं। अब मिड लाइफ आती है, लॉन्चिंग चिल्ड्रन एंड एडजस्टिंग टू एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी नेस्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी नेस्ट हम वर्ड तब यूज करते हैं जब एक एम्प्टी नेस्ट आप कब देखते हैं, जब वहां पे एक, अगर एक बर्ड की बात करें तो बर्ड जो है वो एग्स देती है, और एक पॉइंट के बाद वहां से बच्चे बड़े होके निकलते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं, है ना, वो अपना दूसरा घोंसला बनाते हैं। तो ऐसी फेज ह्यूमन की लाइफ में भी आती है, जब उनके बच्चे भी डिपेंडेंट होने लगते हैं और अब उनको पेरेंटिंग से ज्यादा जरूरत होती है अपने इमोशनल एडजस्टमेंट को, एज एन एम्प्टी नेस्ट को एडजस्ट करने की। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, उनके भी बच्चे, मतलब जब पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होकर घर छोड़ते हैं, यानी जॉब के लिए चले जाते हैं, स्कूलिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इमोशनल एडजस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है पेरेंट्स का, और क्लोज टाइज अपने बड़े होते हुए बच्चों के साथ में क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। रिकिंडलिंग द स्पाउजल रिलेशनशिप, एज अ पेरेंट जो बच्चों को ग्रो करने में मदर और फादर एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाते हैं, उस डिस्टेंस को वापस से रिकिंडल करने का टाइम आ जाता है एज अ स्पाउस रिलेशनशिप। यहाँ पे की टास्क की बात करें तो नए इंटरेस्ट डेवलप करने जरूरी हो जाते हैं, करियर और पर्सनल गोल पे फोकस होने लगता है, और अपने स्पाउस के साथ मैनेज करते हुए लाइफ के ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। फिर आता है लेट एडल्टहुड, जहाँ पे रिटायरमेंट और एजिंग का प्रोसेस आता है। फिफ्थ ये स्टेज होती है जहाँ पे पर्सन रिटायरमेंट से कोप करता है, हेल्थ इश्यूज, एजिंग, इन सारे प्रोसेसेस के अक्रॉस आता है, डिफरेंट कॉग्निटिव एंड मेंटल लेवल को फेस करता है। कई बार लॉस ऑफ लव्ड वंस भी यहाँ पे हो जाते हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लॉस होने की वजह से वो सब चीजें वो फेस करते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट होता है, फिजिकल कॉग्निटिव चेंजेस का होता है, और लाइफ के डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के चैलेंजेस होते हैं, यानी अगर मनी का क्राइसिस है या फाइनेंशियल कोई इशू है तो उसको भी रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जो की टास्क होते हैं, एक्टिव रहने का टास्क काफी बड़ा है, हेल्थ को मेंटेन करने का टास्क काफी बड़ा है, रिटायरमेंट के बाद लाइफ को एंजॉय करना जरूरी हो जाता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कई लोग एंजॉय भी करते हैं। तो फैमिली साइकिल अप्रोच इसी चीज पे एम्फेसाइज करती है कि किस तरह से अडल्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली नए स्टेज जो आने वाली लाइफ है उसमें एडजस्ट होते चले जाएं, उसको एंजॉय करें, और अपनी सोशल इमोशनल कॉग्निटिव वेलबींग के साथ में आगे बढ़ते चलें। तो इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है ये बहुत, आप अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे बहुत आसानी से। ये है फैमिली साइकिल अप्रोच। स्पेसिफिकली ओल्ड एज में आने वाले कॉग्निटिव चेंजेस की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि ओल्ड एज पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आता है। प्रीवियस वीडियो में भी हम ओल्ड एज पर टॉपिक पर पढ़ के आए थे, पूरी बात की थी हमने। फिर से एक टॉपिक हमारे सामने आ गया है जिसमें हम स्पेसिफिकली कॉग्निटिव चेंजेस की बात करेंगे। कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब हो गया कि मेंटल लेवल पर आने वाले वो सभी चैलेंजेस जो एज ओल्ड पेरेंट फेस करते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? नॉर्मल और पोटेंशियल डिक्लाइंस हो सकते हैं मेंटल फंक्शनिंग में, क्योंकि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज में डिक्लाइन भी होता है। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में समझा था कि किस तरीके से चीजें फिजिकली ग्रो होती हैं और एक पॉइंट के बाद वो डिक्लाइन की तरफ भी जाने लगती हैं। अगर सिंपल एग्जांपल है मेमोरी का, तो बच्चा जो है वो किसी चीज को बहुत अच्छे से याद रखता है, मिडिल अडल्टहुड तक आते आते आप चीजों को रिकॉल कर पाते हैं इजिली, लेकिन ओल्ड एज तक आते आते वही मेमोरी स्टोरेज जो होता है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है, चीजें याद नहीं रहती हैं। तो ये भी एक कॉग्निटिव फंक्शन है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉग्निटिव चैलेंजेस होते हैं जो ओल्डर अडल्ट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो क्या क्या वो होते हैं आइए बात करते हैं। एक तो बहुत ही कॉमन है मेमोरी डिक्लाइन। मेमोरी डिक्लाइन तो होता ही है जिसकी वजह से जिसमें हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एपिसोडिक मेमोरी को दिखाएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एपिसोडिक मेमोरी में डिफरेंस आते हैं। ये तीनों आप ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं तो मैं इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो शॉर्ट चीजों को तो रख पाते हैं माइंड में, लेकिन रिसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाएंगे। कुछ पहले से बहुत ज्यादा जानते हैं तो उसको शॉर्ट पीरियड वाली बात तो भूल जाएंगे, ये चीज उनके संग होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज में क्या होता है, जो बहुत पहले बनी हुई होंगी, लॉन्गर फेज में होंगी, वो तो रहेंगी वैसे की, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें तो फिर उनको भी इसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है।
एपिसोडिक मेमोरी का मतलब हो गया कि कोई इवेंट या एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, धीरे धीरे मोर रेजिलियंट होने लग जाते हैं एपिसोडिक मेमोरी में। प्रोसेसिंग स्पीड स्लोअर होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी ही होती है। तो हम देखते हैं कैसे नजर आती है कि कोई भी टास्क उन्हें दिया जा रहा है तो उसको समझने में, उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आएगी, कोई बात बताई जाएगी तो उसको आराम आराम से समझना चाहते होते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो करते हुए देख पाते हैं। अटेंशन की बात करें तो सेलेक्टिव अटेंशन में क्या होगा कि वो किसी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके किसी टास्क पे फोकस करें, ऐसा उनके लिए डिफिकल्ट होता है। उन्हें चीजें बॉदर कर रही हैं तो कर रही हैं, ये स्टूडेंट लाइफ नहीं है छोटे बच्चों वाली जब हमने फोकस करने की कोशिश करी। और डिवाइडेड अटेंशन का मतलब होगा कि एक साथ कई चीजों को करने की टेंडेंसी वो इनके अंदर नहीं होती है, मतलब नहीं तो नहीं कहेंगे कि जीरो हो जाती है, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे डिक्लाइन इसमें भी हमें देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करें जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट बड़े डीपर लेवल के, हायर ऑर्डर लेवल के होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं। स्ट्रैटेजी बनाना, किसी बड़े टास्क को, डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करना, इन चीजों में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में भी वो लैग करने लगते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं वो काफी हद तक वोकैब को मेंटेन कर पाते हैं, लैंग्वेज को कर पाते हैं, लेकिन वर्ड रिट्रीवल में काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी कि किसी टिप ऑफ द टंग एक्सपीरियंसेस के वो थ्रू आते हैं, किसी चीज को भूल जाना, ये चीजें होती हैं। फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, अगेन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को दिखाता है, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को दिखाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि एबिलिटी टू रीजन, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, ये एज के संग संग डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड होता है हमारे अंदर, जो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड होती है वो जनरली स्टेबल रहती है और एज बढ़ने के साथ साथ इंप्रूव होती जाती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में जनरली वो सारी चीजें आएंगी जो लॉजिकल बेस्ड हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड हैं, लेकिन क्रिस्टलाइज में वो चीजें जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे पास हैं कलेक्टिवली, तो वो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस ओल्डर एजेस के पास होता है उसी वजह से वो उतना दे पाते हैं। कॉग्निटिव रिजर्व की बात करें तो कॉग्निटिव बहुत ज्यादा कॉग्निटिव फंक्शन को एग्जिबिट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव फंक्शन को एग्जिबिट करते हैं, जबकि उनके एज रिलेटेड ब्रेन चेंजेस भी होते हैं कॉग्निटिव रिजर्व की वजह से। ये रिजर्व जो होता है थॉट टू बी बिल्ड थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मेंटल एंगेजमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, मतलब काइंड ऑफ कॉग्निटिव रिजर्व का मतलब हो गया एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो कॉग्निटिव लेवल पे जाके जब स्टोर हो जाते हैं, हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो एज अ बात हमें याद रहते हैं, एज अ लेसन हमें याद रहते हैं, तो वो सब क्या बन जाते हैं, कॉग्निटिव रिजर्व, तो ये काफी स्टेबल होते हैं। पोटेंशियल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स की हम बात करें तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सम ओल्डर अडल्ट्स एक्सपीरियंस एमसीआई व्हिच इन्वॉल्व्स नोटिसेबल कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम, लेकिन वो बहुत सीवियर नहीं होंगे, वो डेली लाइफ को इंटरफेयर नहीं करते होंगे। ओके, और जब हम डिमेंटिया की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डिक्लाइन कैन बी मोर सीवियर इन केसेस ऑफ डिमेंटिया सच एज अल्जाइमर डिसीज विच सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्स मेमोरी, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ही हो गई है, कोई डिसीज ही हो गई है तो फिर हमें यहाँ पे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, वरना माइल्ड रहता है, माइल्ड सबके साथ होता है, लेकिन डिमेंटिया की सिचुएशन यानी एक डिसीज ही हो जाना प्रॉपर तरीके से, तब सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आ जाता है। कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि बहुत वैसे तो एजिंग जो है, एजिंग के प्रोसेस में कॉग्निटिव डिक्लाइन एक कॉमन चीज है होने वाली, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत भी रख पाते हैं, और कुछ हमें तरह तरह के केसेस हमें हमेशा देखने को मिलेंगे। आते हैं ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस पे, इस पर हमने पहले भी बात की है, तो शुरू के वीडियोस में इस पे टॉपिक पे बात हुई थी, लेकिन एडोलेसेंस पे हम जब बात करते हैं तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है, इसे डिफाइन किया है जीन पियाजे ने, और उन्होंने बताया है कि ईगोसेंट्रिज्म हमें इसी फेज में देखने को मिलता है जो कि एडोलेसेंट की एज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियो में आप पढ़कर ही आए हैं तो आपको अच्छे से पता ही है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि जब ईगोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम आती है या एक सिचुएशन अराइज होती है तो हमें एडोलेसेंट्स में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले इमेजिनरी ऑडियंस से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो लोगों का फोकस है, लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहले भी बात की थी हमने। पर्सनल फेबल की बात करें तो उन्हें लगने लगता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत यूनिक हैं, स्पेशल हैं, और उससे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एडोलेसेंट्स बहुत ज्यादा ऐसा फील कर सकते हैं कि दे आर इम्यून टू रिस्क, और ऐसे बिहेवियर को भी दिखा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगा। हाइट एंड इमोशनल सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है, एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो
काफी इंटेंस इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और ये मानते हैं कि उनको कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आती है, आइसोलेशन की फीलिंग डेवलप होने लगती है। एक शॉर्ट टॉपिक में ये पूछा जाता है तो मोर देन इनफ है, आप और डिटेलिंग कर सकते हैं इसकी चाहे तो। वैसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक को, ये एक छोटा टॉपिक की फॉर्म में अंदर ही कहीं पर आया था, लेकिन अभी एक अलग से हमने इसको फिर से नोटिस कर लिया है, तो इसमें कोई इतना खास बात नहीं। आ जाते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की तरफ। ये क्या होती है, इसमें दोनों में कंपैरिजन भी पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, पहले भी काफी बार पूछा गया है टॉपिक, इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट्स में डाला हुआ है आपके लिए। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एक फाइनल स्टेज है एरिक एरिक्सन की थ्योरी की, जिसमें साइकोसोशल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। ये लेट अडल्टहुड में होती है। अगर इस ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की मैं बात करूँ तो ये भी आप पहले देख चुके हैं जब हमने साइकोसोशल थ्योरी की बात की थी, एक जिक्र किया था, डिटेल में तो नहीं आया पाया था इस चीज को लेके। तो इस स्टेज में इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो अपने अकम्पलिशमेंट्स को असेस करते हैं, अपनी लाइफ को एक बार रिकॉल करते हैं क्या उन्होंने लाइफ में किया है। ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन का जो भी आउटकम होता है वो एक फुलफिलमेंट या डिस्पेयर के सेंस को जनरेट करता है किसी भी पर्सन के अंदर। तो उसके की एस्पेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। ईगो इंटीग्रिटी में कैसा फील होता है, डिस्पेयर में कैसा फील होता है, बस इतना ही हमें बताना है। ईगो इंटीग्रिटी इज अचीव्ड व्हेन इंडिविजुअल्स फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट। ईगो इंटीग्रिटी सब कुछ पॉजिटिव टर्म्स दिखाएगा, डिस्पेयर में हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर एक फील है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है अपनी लाइफ को लेकर, तो डिस्पेयर में क्या होगा, रिग्रेट फील होगा, डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, मतलब इसका सब कुछ ऑपोजिट आप लिख सकते हैं। बिटरनेस फील होगी कि किस तरीके की उन्होंने लाइफ जी है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने मिस किया है, क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाए। तो जहां पर एक तरफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट हाईलाइटेड होते हैं। ईगो इंटीग्रिटी में अगर हम देखें तो जो लोग ईगो इंटीग्रिटी को अटेन करते हैं, दे एक्सेप्ट देयर लाइफ चॉइसेस, सक्सेसेस एंड फेलियर्स, एम्ब्रेसिंग द लाइफ दे हैव लिव्ड विदाउट मेजर रिग्रेट्स। जो लाइफ में मिला सब बहुत अच्छा था, सेटिस्फाई रहते हैं, किसी चीज को लेके कंप्लेंट नहीं होती। लेकिन डिस्पेयर में क्या होता है कि उनकी लाइफ वेस्ट हो गई है, बिटरनेस की फीलिंग आती है, होपलेसनेस की फीलिंग आती है और डेथ को लेकर भी फियर रहता है कि मतलब हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए, हमें बहुत ज्यादा एक तरीके का लॉस फील होने लगता है। दिस एक्सेप्टेंस फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ पीस, विजडम एंड रेडीनेस फॉर द एंड ऑफ लाइफ। अगर पता है कि अब एक जीवन एक अंत पे आने वाला है, तो उसको लेकर एक फियर नहीं है कि हमारा पूरा लाइफ ऐसी बर्बाद हो गई, हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जैसा था यही मेरी लाइफ का स्ट्रक्चर था। तो ये लाइफ को एक्नॉलेज करते हैं और मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने इसको पूरी तरीके से जिया है। लेकिन डिस्पेयर में इसका ऑपोजिट हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन रहता है, एक अपने बारे में नेगेटिव आउटलुक होता है, जहाँ पे पर्सन अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और उसको फिर ये लगने लगता है कि जो उसकी लाइफ है वो टोटल वेस्ट रही। तो कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि ये जो स्टेज होती है वो सक्सेसफुल एजिंग तभी मार्क हो पाएगी यहाँ पे आकर, जब ईगो इंटीग्रिटी को अचीव करेंगे, ना कि डिस्पेयर को। डिस्पेयर को कोई भी अचीव करना नहीं चाहता है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि चीजें ऐसी होती चली जाती हैं। तो जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो बहुत बेटर फील करें, लाइफ को पॉजिटिव वे में देखें, एक होपफुल आउटलुक हो, तो इस तरीके से जो अपनी लाइफ को एंड पॉइंट तक उनकी जब जाएगी तो वो हैप्पीली सरवाइव कर पाएंगे उस फेज तक भी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। ये लैंग्वेज पर से निकाला हुआ टॉपिक है, काफी पूछा गया है, दोनों का कंपैरिजन है एक तरीके से। तो ग्रामर और सिमेंटिक्स की बात करेंगे। ये लैंग्वेज के दो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और मीनिंग को लेके। ग्रामर की पहले बात करें तो ये इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपको पता है ग्रामर में क्या होता है, जो कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं। मतलब अगर कोई रूल नहीं फॉलो है तो हम स्टेटमेंट को नहीं बना पाएंगे। और किस लैंग्वेज में हम हर कोई भी लैंग्वेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, फारसी, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां पर उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स को फ्रेजेस में कंबाइन करते हैं, क्लॉजेस में कंबाइन करते हैं, सेंटेंसेस बना पाते हैं। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलते हैं। ये सिंटेक्स का मतलब होता है वो रूल जिनसे करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स और वो किस तरीके से मॉर्फिम्स में क्रिएट होंगे, राइट। जैसे कि छोटे वर्ड्स को लेकर हम जब बड़ा ही कोई स्टेटमेंट बना पाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम कहें करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस वुड बी शी ईट्स एन एप्पल। ओके, तो यहाँ जो हम कहते हैं शी ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक करेक्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। एन इनकरेक्ट वर्जन वुड बी ईट्स एप्पल शी, विच वायलेट्स इंग्लिश सिंटेक्स। सिमेंटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये
किस तरह से मीनिंग कंस्ट्रक्ट होगा, लैंग्वेज इंटरप्रेट की जाएगी, यहाँ पे फोकस आ जाता है। इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं लैक्सिकल सिमेंटिक्स, सेंटेंशियल सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, यानी सिनोनिम एंटोनिम। अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि उसने गलत और सही जवाब को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स हम यूज करेंगे, तो ये हमें देखना होगा कि हमारा यूसेज कैसे होगा। सेंटेंशियल सिमेंटिक्स का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस एज अ होल एंड हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट इंटरप्रिटेशन। द बैंक इज ऑन द रिवर कुड मीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द एज ऑफ अ रिवर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब सिमेंटिक्स का मतलब हो गया कि वो मीनिंग क्या निकाल पा रहा है स्टेटमेंट का। मीनिंगफुल भी तो वर्ड होना चाहिए, हमारे वर्ड्स अगर ऑर्डर में लगे भी हैं बट इफ दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, एनी मीनिंग, तो भी वो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। की डिफरेंसेस की बात करें तो ग्रामर इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिमेंटिक इज अबाउट द मीनिंग जो हमने सेंटेंस के थ्रू कन्वे किया है, और दोनों ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हैं। ग्रामर ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुआ हो स्टेटमेंट का, और सिमेंटिक ये इंश्योर करते हैं कि वो सेंटेंसेस जो है वो एक सही मीनिंग को इंटेंड कर रहे हों। ओके, ग्रोथ स्पर्ट पे आ जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक ही है हमारे इसका, और इसको हम कवर करेंगे। अब लास्ट वीडियो है हमारा, बड़ा फास्ट वीडियो हो जाएगा ये वाला। ग्रोथ स्पर्ट रेफर्स टू अ रैपिड पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जहां तक है ये इन्फेंसी और एडोलेसेंस में नोटेबल होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस हाइट, वेट एंड मसल मास अलोंग विद अदर बॉडी चेंजेस। ग्रोथ स्पर्ट इसको हम बोलते हैं, जो कि नॉर्मली इन्फेंसी और एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। इसके टाइमिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। टाइमिंग का मतलब ये होता है कि जो पहला लाइफ का ईयर होता है ग्रोथ, तब उसमें ग्रोथ स्पर्ट हमें देखने को मिलती है। मतलब जब बच्चे हाइट और वेट में ज्यादा फास्ट होकर ग्रो करने लग जाते हैं। एडोलेसेंस में ग्रोथ स्पर्ट फिर से देखने को मिलती है जब हम इसको प्यूबर्टी के टाइम पर देखते हैं। उस टाइम पर भी जब प्यूबर्टी का फेज आता है तो भी रैपिड होने लगती है। तो इसकी टाइमिंग, वैसे एक नॉर्मल डेवलपमेंट का फेज चलता है, नॉर्मल सबका चलता है, लेकिन जब हम ग्रोथ स्पर्ट को नोटिस करते हैं तो वहां पे टाइमिंग यानी एक फेज रैपिड हो जाता है, क्विक हो जाती हैं चीजें। ओके, और दोनों ही तरीके से इन्फेंसी और एडोलेसेंस में हम देखते हैं। फिजिकल चैलेंजेस की बात करें, हाइट वेट में चेंज आना तो है ही, क्योंकि सेवरल इंचेस शॉर्ट पीरियड में गेन हो जाते हैं। वेट एकदम से बढ़ जाता है, बच्चे की, लड़कियों की हाइट, लड़कों की हाइट एकदम से बढ़ जाएगी, वेट एकदम से बढ़ेगा, आपको लगेगा बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो ये वो फिजिकल चेंजेस होते हैं जो ग्रोथ स्पर्ट में के फेज में होते हैं। मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है तो ग्रोथ स्पर्ट का टाइमिंग है। इसके अलावा मसल्स का डेवलपमेंट होता है। बॉयज में खास तौर से देखें तो मसल्स ग्रोथ होने लगती है प्यूबर्टी के टाइम पे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट का चेंजेस होना, फेशियल हेयर का चेंजेस होना, बियर्ड आने लगना, है ना, इस तरीके की चीजें जो भी हमें बॉयज और गर्ल्स में रेस्पेक्टिवली देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं ग्रोथ स्पर्ट के को ट्रिगर करने में। इनकी वजह से भी ग्रोथ स्पर्ट का फेज जो है वो और ज्यादा नजर आने लगता है। न्यूट्रिशनल नीड्स भी यहाँ पे नजर आती हैं। जब ग्रोथ स्पर्ट का टाइम होता है तो बॉडी को इंक्रीज कैलोरीज चाहिए होती है, विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं, कैल्शियम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो ये भी हम इस टाइम पर देखते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स भी आ जाती हैं। तो ग्रोथ स्पर्ट एक क्रिटिकल पीरियड होता है डेवलपमेंट का, जो कि हमारे ओवरऑल फिजिकल मैच्योरेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्रोथ स्पर्ट का फेज नहीं आ रहा है तो जो चीजें एक बार जंप लेके चलनी चाहिए वो नहीं चलेंगी, वो उसी पेस पे चलती रहेंगी, जो कि नहीं जरूरी है, क्योंकि हमें चीजें बदलाव हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं एक टाइम पर आके। ओके, इसमें रैपिड और नोटिसेबल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हम ग्रोथ स्पर्ट के पीरियड को कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा MPC 002 का भी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इनफैक्ट इजी नोट्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। आज का वीडियो तो खैर काफी शॉर्ट था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही थे, मुझे पता था बहुत फास्ट कवर हो जाएगा। और अब आपसे MPC 003 की फर्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप आप रोज वीडियोस देख रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट मिनट के लिए। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट्स में ड्रॉप करिए, मैं वहीं पर आके आपको आंसर करूंगी। इसके अलावा हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल को। आई होप कि आपने ज्वाइन किया ही होगा, तभी वहां से आप डायरेक्टली इजी एक्सेस ले पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको अभी से विश करती हूँ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप एग्जामिनेशन के डेज में ये वीडियो देख रहे हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और बढ़िया करके आइएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।